शुभ संध्या। आप सबका हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। इन सब के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं, उन्हें देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में हम पहले प्रश्न को देखेंगे। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। उपर्युक्त काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? तो पहले ये जानिए कि ये किसकी पंक्ति है। ये कामायनी की पंक्ति है। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है और 1935 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। कहीं कहीं 1936 ईस्वी भी दिया हुआ है। तो ये लज्जा सर्ग का है। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। फिर है ओ जीवन की मरुमरीच का कायरता के अलस विषाद, यह भी चिंता सर्ग से लिया गया है और कामायनी की ही ये पंक्ति है। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? श्रद्धा सर्ग से, लज्जा सर्ग से, चिंता सर्ग से या आशा सर्ग से? तो यह जो पंक्ति है ये लज्जा सर्ग से ली गई है। और कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। इसमें 15वें सर्ग में देखेंगे हम चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो इसमें हम 3, उसके बाद 6 और 9 इतना याद किए रहें कि श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा ये 3, 6, 9 हैं। इस तरह से हमारा क्रम सही हो जाता है। फिर है कामायनी में श्रद्धा सर्ग क्रमानुसार किस क्रम पर आता है? तो पहले है चिंता सर्ग है, पहले चिंता सर्ग है, फिर आशा है, दूसरा सर्ग है और तीसरा सर्ग है श्रद्धा। कामायनी का प्रकाशन वर्ष पूछ रहे हैं। कामायनी का प्रकाशन वर्ष कहीं कहीं 1935 दिया है, कहीं कहीं 1936 दिया है। तो जिस तरह का ऑप्शन रहेगा उस तरह से हम कर लेंगे। यहाँ दोनों ऑप्शन दिया है लेकिन 1935 सही माना गया है। फिर है अगला प्रश्न। वह एक और मनु रहा राम का, एक मनु नहीं, वह एक मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। काव्यांश में राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? तो दृढ़ निश्चय, समर्पण, राम की कर्मशीलता, निरंतरता। तो यहाँ पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। तो ये दृढ़ निश्चय इसमें दिखाया गया है। राम की शक्ति पूजा से यह पंक्ति ली गई है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? ये निराला की रचना है। कब प्रकाशित हुआ? 1936 ईस्वी में। किस तरह की कविता काव्य है ये? कि एक लंबी कविता मानी गई है, लंबी कविता मानी गई है। राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है। प्रशमित है वातावरण निमित मुखासंध कमल, रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, रब हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिख अमर। तो ये जो चौथा ऑप्शन है ये सही है। यहीं से राम की शक्ति पूजा काव्य जो है वो प्रारंभ होता है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1936 को हुआ था। और कब हुआ था, किसमें हुआ था ये? अब ये नया प्रश्न है कि किसमें हुआ था? तो समाचार पत्र भारत में पहली बार 26 अक्टूबर 1936 को प्रकाशित हुआ था। और किसमें ये संकलित है? ये भी महत्वपूर्ण है। ये अनामिका में संकलित है। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, निराला का यह कथन किसके जीवन की त्रासदी है? ये राम की।
गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? सामंतशाही को चुपचाप सहन करने वाले वर्ग का, रूढ़ विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का, रूढ़वादी परंपरा को मानने वाले वर्ग का, समाज सेवा करने वाले वर्ग का। तो ये जो है रूढ़ विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का प्रतिनिधित्व करता है। गोदान उपन्यास 1936 में प्रकाशित हुआ था। मुंशी प्रेमचंद्र का यह उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। फिर अगला प्रश्न है, गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद्र के प्रगतिशील विचारों का वाहक है? इसमें प्रोफेसर मेहता जो रहते हैं वो प्रेमचंद्र के प्रगतिशील विचारों का वाहक हैं, और जितने भी पात्र हैं सब ये गोदान के पात्र हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित निम्नांकित कृतियों में से कौन सी कृति उपन्यास विधा से संबंधित नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुल 4 निबंध लिखे थे, जिसमें बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख और एक उपन्यास उनका था पुनर्नवा और कूटा जिनका निबंध है। इनके निबंधों में कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, विष के दंत, फिर है बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ये भी नया प्रश्न है कि बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रकाशन वर्ष इसका कितना है? 1946 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, और राजकमल प्रकाशन से यह प्रकाशित हुई थी। बाणभट्ट, भट्टिनी तथा निपुणिका ये महत्वपूर्ण पात्र है जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। निपुणिका जो है वो बाणभट्ट आत्मकथा की नायिका है। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है, यह कौन कहता है? यह महामाया भैरवी कहती है। बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम विशाल भारत में प्रकाशित होती है, और किस प्रकाशन से प्रकाशित होती है? तो राजकमल प्रकाशन से ये प्रकाशित होती है। और विशाल भारत जो है, ये दोनों प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो 1946 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी, और प्रकाशक कौन था? तो राजकमल प्रकाशन। और स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है, यह कथन किसका है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा से ही यह कथन लिया गया है, लेकिन यह जो है महामाया भैरवी का कथन है। फिर अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा है, बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है, जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम की कथा है बाणभट्ट की आत्मकथा। आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में है, आधे अधूरे नाटक किसका है? मोहन राकेश का है, ये मोहन राकेश का, और प्रकाशित कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। इसमें ABC, तो C सही है। पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता इसका मुख्य कथानक है। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? इसमें कुल 4 पुरुष थे। पहला पुरुष जो था वो महेंद्रनाथ है। इसके पात्रों में काले कपड़ों वाला पुरुष 4 के रूप में है। महेंद्रनाथ जो है ये प्रथम पुरुष है, सावित्री के पति के रूप में है। सिंघानिया जो है सावित्री का बास है। जगमोहन और जुनेजा भी इसके पात्र हैं। सावित्री कौन है? सावित्री एक कामकाजी मध्यवर्गीय शहरी महिला है। और बिन्नी
बिन्नी सावित्री की बड़ी बेटी है। किन्नी सावित्री की छोटी बेटी है। अशोक सावित्री का बेटा है। मनोज सावित्री का दामाद या बिन्नी का पति है। यह मनोज जो है ये नाटक में आता नहीं है, खाली संवादों में इसका उल्लेख किया गया है। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ आ जाती है कि नाटक में कुल कितने पुरुष हैं, तो 5 पुरुष हैं और 3 स्त्री पात्र हैं। निम्नलिखित में से मोहन राकेश का नाटक नहीं है। मोहन राकेश के नाटक में लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन इनका 1958 में, लहरों के राजहंस 1963 में और आधे अधूरे 1969 में। अंधा युग ये धर्मवीर भारती का नाटक है। धर्मवीर भारती का कब प्रकाशित हुआ था? 1955 ईस्वी में और इसमें कुल 5 अंक हैं। फिर मोहन राकेश के नाटकों में आषाढ़ के एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और इनके उपन्यास में अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, अंतराल, एकांकी में अंडे के छिलके, दूध के दांत, निबंध में परिवेश और बकलम खुद। और उनकी अगर कहानियाँ देखें तो एक घटना, क्वार्टर, पहचान, वारिस और मवाली। इनका यात्रा वृत्तांत जो है वो है आखिरी चट्टान तक, जीवनी है समय सारथी। फिर अगला प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में है उत्साह का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार कितने हैं? प्रतिभा और शील और साधन। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, यूजीसी नेट में तो बहुत बार पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार अन्य परीक्षाओं में पूछा जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के कितने प्रकार हैं? प्रतिभा है, शील है और साधन है। निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है? यहाँ पे उसने कहा था, इसमें लहना सिंह, ये सही है। कफन में बुधिया, उसने कहा था किसकी कहानी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। 1915 में यह सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। कफन 1936 में किसकी कहानी है? ये प्रेमचंद्र की। और प्रेमचंद्र की ये अंतिम कहानी है। इसमें बुधिया के अतिरिक्त घीसू और माधव इसके पात्र हैं। रोज ये अज्ञे की कहानी है। मालती और महेश्वर इसके पात्र हैं। परिंदे ये असंगत है, परिंदे का पात्र महेश्वर नहीं है। परिंदे किसकी कहानी है? निर्मल वर्मा की। प्रकाशित कब हुई थी? 1960 में। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुन बिल्कुल उन पर से हट जाती है। यह गद्यांश किस कहानी से लिया गया है? तो ये उसने कहा था। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, इसका उत्तर देख लीजिए। ये चरणधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था से लिया गया है। उन्होंने 3 कहानियाँ लिखी थी, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। अज्ञेय की रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो गैंग्रीन। पत्नी कहानी किसकी है? जैनेन्द्र की। शरणदाता कहानी किसकी है? ये शरणदाता कहानी भी अज्ञेय की ही है। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती। यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। यह कथन किसका है? ये कफन कहानी से लिया गया है। ममता कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। रोज कहानी
ये अज्ञेय की, परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की, कफन कहानी ये प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी है। परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले हैं तो डॉक्टर नामवर सिंह। प्रकाशन कब हुआ था? 1960। दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है। चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हैं। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कृत से ली गई हैं? तो ये जो है सौंदर्य की नदी नर्मदा से अमृतलाल बेराट द्वारा यह रची गई है। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव क्या है? तो यह है कोलियाद से भरूच। विक्रमी की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर पुरानी हिंदी में वह परिणित हो गई। यह कथन किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। उन्होंने अपभ्रंश को क्या कहा था? पुरानी हिंदी। देवनागरी लिपि में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक उच्चरित वर्ण के लिए निश्चित लिपि चिन्ह और कोई भी वर्ण अनुच्चरित नहीं है। तो ये भी सही है, स्थापना भी सही है और इसका तर्क भी सही है, दोनों सही हैं। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संधि सही है? ग्रीष्म धन ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, सत धन नारी, सदनारी, एक 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 एक, पितृपदेश पित्रोपदेश। तो यहाँ पे ये सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो रात और दिन, यहाँ पे द्वंद्व समास है। माता पिता, रात और दिन, माता और पिता। हानि लाभ, हानि और लाभ। परम पिता, तो यहाँ पे द्वंद्व समास नहीं है। देखिए, जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों या दोनों पद समान हों और दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा या आदि योजक लुप्त हो जाएं, वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है? तो यह है कैकेयी। अगला प्रश्न है, मम्मट ने इनमें से किस तत्व को काव्य का प्रयोजन नहीं माना है? तो उन्होंने अमंगल के नाश को माना है, यश प्राप्त को माना है, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति को माना है, लेकिन मित्र सम्मित उपदेश को उन्होंने प्रयोजन नहीं माना है। इसमें ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि के दो भेद होते हैं, लक्षणामूला व्यंजनामूला। लक्षणामूला को अविक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं। लक्षणामूला ध्वनि के दो भेद माने गए हैं। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि भी लक्षणामूला का ही एक भेद है। तो इसमें सही नहीं जो पूछ रहा है। ध्वनि के दो भेद होते हैं, यह सही नहीं है। ध्वनि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? अभिधा शब्द, लक्षणा शब्द और व्यंजना शब्द। तो शब्द शब्द से मतलब ये लिया गया है, तो 2 भेद न होकर 3 भेद हैं। विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कुल 270 पद हैं। इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है। यह ब्रजभाषा में लिखी गई है। इसकी गणना आत्मनिवेदन परक गीत काव्य में की जाती है। तो इसमें ऑप्शन ए सही नहीं है, क्योंकि इसमें कुल 279 पद हैं। 279 पद हैं और यह ब्रजभाषा में लिखी गई है। ब्रजभाषा में लिखी गई है, तुलसीदास की यह रचना है। इनमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, सत्संग और नाम स्मरण में बहुत बल देते थे। वे माया को ईश्वर की भक्ति में बाधक मानते थे। विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। तो ये गलत है, क्योंकि वो बाह्याडंबर की जो है के विरोध में थे। बाह्याडंबर और जो भी जो है दिखावे की चीज़ें थी, सबका विरोध किए थे। तो तीर्थ, मूर्ति पूजा, इन सब का वो विरोध करते थे। तो ऑप्शन डी इसमें गलत हो जाएगा।
नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जायसी ने बारहमासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है। यह वियोग प्रवासजन विरह के अंतर्गत आता है। यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का प्रयास भी जायसी ने किया है, तो यह गलत है। इसमें पंक्ति आती चढ़ा आषाढ़, तो आषाढ़ मास से इसका विरह वर्णन शुरू है, आषाढ़ मास से। फिर अगला प्रश्न है, एक दिन सहसा सिंधु पार लगा टकराने नगतल क्षुब्ध अकेला यह जीव निरुपाय आज तक घूम रहा विश्रब्ध। यह किसका कथन है? तो ये श्रद्धा सर्ग से मन को श्रद्धा का प्रत्युत्तर है। आराधना का दृढ़ आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। राम की शक्ति पूजा में यह कथन किसका है? ये जाम्बवान का कथन है। और जितने भी पात्र हैं, हनुमान, विभीषण, जाम्बवान, ये सब राम की शक्ति पूजा के पात्र हैं। आधे अधूरे नाटक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित नाटक है। यह जीवन के बृहत्तर और महत्वपूर्ण आयाम से जुड़ नहीं पाता। इसमें पति का नाम महेंद्र और पत्नी का नाम सावित्री है। परिवार में पति पत्नी के अलावा 2 लड़के और लड़कियां हैं। ये गलत है, ऑप्शन डी जो है गलत हो जाएगा। 2 लड़कियां तो हैं, लेकिन लड़के जो है, लड़का केवल 1 है और लड़कियां 2 हैं, ये गलत। लड़कियां 2, लड़का 1 और पति पत्नी। इस तरह से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।